नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने एकदम सिलेक्टेड और नए क्वेश्चनों के साथ नया वीडियो। आप सभी से निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। तो हम पहले की तरह आपको बता दें, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कठिनता लेवल हाई लेवल करके ये क्वेश्चन आपको देंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे, कहीं पर भी एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो इन एग्ज़ामों में आपको देखने को मिले होंगे। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ पर कि बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर, बर्फ़ तो आपने देखा होगा, उसके टुकड़े भी देखे होंगे, आपस में दबा के भी देखिएगा, दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण होता है। तो देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, लेकिन जब आप विकल्प देखेंगे तब आपके मन में उत्तर लगाने के लिए डाउट उत्पन्न होगा कि क्या हो सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि बर्फ के दो टुकड़े हैं, आपस में चिपकाते हैं, चिपक जाते हैं, लेकिन किस कारण से चिपकते हैं। पहला है कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दूसरा है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। देखिए दोनों में फंसाने वाला काम है। फिर तीसरा है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। फिर है दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं होता। तो इस तरह से कुछ आज का समय है जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं कि क्वेश्चन तो आप जानते हैं, लेकिन उसके जो विकल्प हैं वो बहुत डीपली, बहुत बारीक अंतर के साथ आते हैं। जो बहुत ज़्यादा स्टडी किया होगा या तो बना बनाया क्वेश्चन पढ़ के जा रहा है, उसी से वो क्वेश्चन जो है तो सॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर बता देते हैं। पहला वाला होगा कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। जब दाब अधिक होगा तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका डिटेल यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। देखिए बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक, तो यहाँ पर चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। लेकिन आपको विकल्प में क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है एक्सप्लेनेशन में अलग चीज़ है और यहाँ पर अलग चीज़ है। होगा ये वाला दोस्तों कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ये राइट आंसर होगा, गलनांक घटेगा। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तो जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। तो दूध तो सभी ने यूज किया होगा और मथा भी होगा, क्रीम निकला होगा, क्रीम से ही घी बनता है। तो क्रीम से जब किस कारण से अलग हो जाता है, तो अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, गुरुत्व बल और घर्षण बल। तो यहाँ पर देखिए जो अपकेंद्री और अभिकेंद्री में ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ये पहला वाला होगा। अपकेंद्री बल होता है, अपकेंद्री बल के कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो अपकेंद्री बल होता है, अंग्रेजी में इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, वह बल होता है जिसके कारण किसी निश्चित गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह वो आभासी बल होता है जो अब अभिकेंद्री बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो अभिकेंद्री बल के समान ही काम करता है अपकेंद्री बल जो होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद गिरती है, कहाँ पर गिरेगी। मतलब कार जो है चल रही है, खुली कार है, एक बच्चा है, ऊपर से गेंद उसने ऊपर की तरफ फेंक दिया। अब जो है सवाल है कि गेंद गिरेगा कहाँ। कार के यहाँ पर देखिए चार तरह के विकल्प हैं। पहले मिलेगा उसके पीछे गिरेगी, उसके सामने, उसके हाथ में, उसके बगल में। तो हाथ में तो जाएगा नहीं, ये तो स्वाभाविक है। बगल में, सामने और पीछे, ये तो सामने भी नहीं होगा क्योंकि स्पीड जो है चल रही है। तो दो तो ऑटोमेटिक कट जाते हैं विकल्प। इस तरह से आपको भी अंदाज़ा लगा लेना है। ठीक, तो राइट आंसर है उसके हाथ में गिरेगा। यहाँ पर ये देखिए, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद गिरती है। यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि गति स्थिर है दोस्तों, यहाँ पर हाथ में ही गिरेगी।
यहाँ पर देखिए स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद उसके हाथ में गिरती है। ये चीज आप जान ले, सीधे ऊपर फेंकता है तो हाथ में, क्योंकि जो कार है उसकी स्पीड जो है वह स्थिर गति से जा रही है, ठीक, बहुत स्थिर है, स्लो, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कोपर्निकस ने, आइंस्टीन ने। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौम, वैसे तो गुरुत्वाकर्षण जो नियम का न्यूटन ने दिया है, अब ये सार्वभौमिक का नियम किसने दिया है? तो न्यूटन ने दिया है, ठीक। गुरुत्वाकर्षण जितने नियम न्यूटन के हैं। तो यहाँ पर राइट डिटेल देखिए, डिटेल में है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था और इस नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक कण प्रत्येक अन्य कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल का परिणाम उनके कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौम का नियम है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक, कि प्रत्येक कण जो है दूसरे कण को आकर्षित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है कि डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। तो डायनेमो के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। डायनेमो एक क्या है, तो ये क्या काम करता है डायनेमो? यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक। तो देखिए कैसे करता है काम ये डायनेमो, जो इसी को बोलते हैं विद्युत जनित्र की खोज जो है, डायनेमो या विद्युत जनित्र की खोज जो है माइकल फैराडे ने किया है। और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये इसका डिटेल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि कार का मात्रक पूछा गया है, जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। सरल क्वेश्चन है, सभी लगा लेंगे इसका। कार का मात्रक क्या है? तो कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। राइट आंसर में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको दिखाते हैं। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 4 मीटर भी स्थापित करने पर 20 जूल का कार्य होगा। तो 5 N गुणे 4 M तो 20 J हो जाएगा। अब कार का मात्रक जो है जूल होता है, इसे संक्षेप में J से निरूपित करते हैं। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? एक सार रूप से बढ़ता है, एक सार रूप से कम होता है, पहले बढ़ता है उसके बाद कम होता है, पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, जब 0 से 10 तक गर्म करेंगे बर्फ को तो आयतन यहाँ पर क्या होगा? बेशक सी बात है, आयतन में क्या होगा परिवर्तन यहाँ पर वही बताना है, बढ़ेगा कि घटेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए, पहले आयतन जो है क्या होता है? कम होता है, उसके बाद जो है आयतन बढ़ता है। 0 से 10 डिग्री पर गर्म करेंगे तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको डिटेल दे देते हैं कि जब बर्फ को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है यहाँ पर, ठीक। फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है आयतन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, इसका क्या कारण है? विसरण, बाष्पोत्सर्जन, ऑस्मोसिस और बाष्पीकरण, ठीक। तो क्या किस कारण से होता है यहाँ पर? राइट आंसर इसका सही उत्तर होता है बाष्पीकरण। मटके में जो हो, मिट्टी के बर्तन, मटका इसको बोलेंगे। देखिए इसका बाष्पीकरण होता है उत्तर। इसमें डिटेल में है कि गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित समृद्धि के कारण, यानी बाष्पीकरण के कारण, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती? श्वेत और चिकनी सतह, ताप यानी सफ़ेद सतह की बात यहाँ पर हो रही है। ताप का खराब अवशोषक, खराब परावर्तक। तो गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कपड़े भी पहनते हैं,
छतों पर सफ़ेद कलर भी करते हैं, चूना पुताते हैं, इसका क्या कारण है? यानी ताप वह अवशोषित नहीं करता होगा तभी करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दो खराब वाले हैं, ताप की खराब अवशोषक, अच्छी परावर्तक यहाँ पर। ठीक, तो ताप का खराब अवशोषक और खराब, तो ये वाला यहाँ पर देखिए आपको बता देते हैं, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक, यानी कम टेम्परेचर लेता है और जल्द से उसको परावर्तित करता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? ठीक, कितना ताप लेता है? 20 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो दोस्तों हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा। तो लोहा जो है यहाँ पर देखिए ये प्योर ठोस में आ जाता है, तो लोहा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो यह क्यों होगा? इसका है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। अब ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद फिर गैस में होती है। अब ताप बढ़ने से ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस यानी लोहे में ध्वनि की गति 5100 मीटर प्रति सेकंड होती है। अतः 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर लोहे में ध्वनि की चाल जो है 5100 मीटर प्रति सेकंड से भी अधिक होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव है उसको भी बताएं, जिससे भी समय मिलेगा उसको उत्तर आपको देंगे। और सभी से निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री में। मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।